हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2 देखा था। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 2 देख लिए। एम्स का क्वेश्चन भी देखे, नीट का क्वेश्चन भी देखे एंड आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का भी दोनों सेक्शन देख चुके थे। मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन भी देख लिए थे और पूरा एक बार डिस्कस कर चुके एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आज क्या करेंगे बच्चों, हम आपका 12th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम मोलिकुलर बायोलॉजी भी बोलते हैं। तो मोलिकुलर बायोलॉजी जहां तक डिस्कस कर चुके हैं वहां तक का क्वेश्चन पहले देखेंगे, फिर आगे का बात करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन आप लोग, क्या सवाल पूछा गया है आपसे। नीट 2000 कितना का है, 22 का क्वेश्चन है। नीट 2022 का क्वेश्चन है। क्या पूछते हैं आपसे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बोल रहा आप स्टेटमेंट को पढ़ो और करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, कौन स्टेटमेंट इसमें सही है। पढ़िएगा। यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन। बोल रहा है कि आपसे यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड होता है। सही बात है, बिल्कुल। ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू हो गया जी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। देखो यूक्रोमेटिन क्या होता है आपका, ऐसे लेस पैक्ड होता है, हेट्रोक्रोमेटिन काफी ज्यादा पैक्ड होता है। तो यूक्रोमेटिन जो होगा आपका, यूक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन तो आपका ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन क्या होगा बच्चों, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, हेट्रोक्रोमेटिन। तो दोनों में फर्क क्या है सर, बोलोगे दोनों में फर्क क्या है सर। यूक्रोमेटिन जो डीएनए जब कंडेंस्ड होगा हिस्टोन प्रोटीन के मदद से, तो यूक्रोमेटिन वह पार्ट है जो कम कंडेंस्ड है, कम पैक्ड है। तो देखोगे कलर में तो लाइट कलर में दिखेगा। ये जो आप देख रहे हो यूक्रोमेटिन, ये लाइट होता है कलर में, लाइट इन कलर। ऐसा होगा, कलर में लाइट होगा। आप इसको देखोगे तो कैसा दिखेगा, हल्का कलर में दिखेगा। ये लाइट इन कलर बोलते हैं, लाइट इन कलर। देखोगे तो कैसा दिखेगा, हल्का रंग का दिखेगा। और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होने का मतलब क्या, इससे ये क्या है, डीएनए ही तो है, इससे हम मैसेंजर आरएनए बना सकते हैं। तो डीएनए से अगर एमआरएनए बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो यूक्रोमेटिन तो भैया कैसा है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। ट्रांसक्रिप्शनली कैसा है, एक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। अब ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, लेकिन जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये काफी ज्यादा पैक्ड है, काफी ज्यादा पैक्ड है। और काफी ज्यादा पैक्ड है तो क्या करना पड़ेगा, इसको और डीकंडेंस करना पड़ेगा। डीकंडेंस मींस क्या सर, डीएनए को और धागों को खोलना पड़ेगा, तभी उसे क्या बना सकते हैं हम, मैसेंजर आरएनए बना सकते हैं। तो हेट्रोक्रोमेटिन जो आपका है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, मतलब इससे आप डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बना सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शनली कैसा है, इनएक्टिव है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव का मतलब क्या, इसको और आपको खोलना पड़ेगा धागा को, हेट्रोक्रोमेटिन को, और जब आप डीकंडेंस करोगे तब उससे आप एमआरएनए बना सकते हो। अगर काफी ज्यादा पैक्ड है उससे हम मैसेंजर आरएनए नहीं बना सकते हैं। तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स। क्या बोल रहा है, हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, नहीं सर, एज इट इज लाइन है एनसीईआरटी का, हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ठीक। फिर बोलता है क्या, हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिव चार्ज। हिस्टोन ऑक्टामर निगेटिव चार्ज से रैप्ड होता है। बिल्कुल सही बात है, हिस्टोन ऑक्टामर जो है उसमें निगेटिव चार्ज डीएनए उसको ऐसे उसमें लिपट जाता है, बोलते रैप्ड हो गया। हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिव चार्ज है, उस पर डीएनए ऐसे रैप्ड हो जाएगा गोल गोल। क्या बोलेंगे उसको आप, न्यूक्लियोजोम भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या बोलता है आपसे, हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन। बिल्कुल सही बात है, हिस्टोन्स बेसिक अमीनो एसिड में रिच होते हैं। बेसिक अमीनो एसिड का 3 एग्जाम्पल है, लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टिडीन। एनसीईआरटी ने क्या बोला है, हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड, वहां पर आपको एग्जाम्पल दिया है लाइसिन और अर्जिनिन का, इसीलिए एज इट इज पूछा गया क्या, हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है।
ई देखिएगा, बोलता है टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 400 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। बोलता है एक न्यूक्लियोसोम में 400 बेस पेयर होगा डीएनए का। कितना बेस पेयर होता है? ये फॉल्स बात है। कितना बेस पेयर होता है? 200 बेस पेयर। 200 बेस पेयर होगा एक न्यूक्लियोसोम में, 200 बेस पेयर होता है डीएनए का। तो ये भी आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। पूछा क्या था आपसे? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ए सही है, आपका सी सही है, और क्या सही है? डी सही है। क्या क्या सही हो गया? ए हिस्टोन्स ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिव चार्ज। देखो हिस्टोन ऑक्टामर्स आर रैप्ड बाय नेगेटिव चार्ज आपसे बोल रहा है। हिस्टोन पर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा ना भैया। डीएनए उस पर रैप्ड होगा तब ना, डीएनए नेगेटिवली चाहे, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो ट्रू कौन कौन है? आपका ए देख लीजिएगा, डी, ए डी, और क्या हो गया आपका? ए डी, और आपका ए डी। ए डी कहाँ है? ए डी और सी कहाँ गया? सी। ए डी और सी, ए डी और सी, ए डी और सी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए डी। ए सही है आपका, डी सही है आपका, और कौन सही है आपका? सी सही है आपका। तो ए डी, ए डी सी, ए डी सी। बस कंफ्यूजन इसमें हो रहा है आपको कि ए पहले फिर सी फिर डी। तो यही तो सही है अपना। ए सही था, सी सही था। हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिव चार्ज। ये किसका बात कर रहा है? डीएनए का बात कर रहा है। हिस्टोन पर डीएनए ऐसे ऐसे लिपट जाता है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ए सी डी ओनली। कब पूछा गया है? नीट 2022 के अंदर। नीट 22 के अंदर आपसे पूछा गया है। क्लियर है क्वेश्चन? अगला सवाल देखिएगा, क्लियर होना चाहिए। यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड होता है, हेट्रोक्रोमेटिन आपका ज्यादा पैक्ड होता है, मोर पैक्ड होता है। हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली आपका एक्टिव होता है। फिर क्या बोला? हिस्टोन ऑक्टामर तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन उसमें जो डीएनए लिपटेगा वो कैसा होगा? निगेटिवली चार्ज होगा। हिस्टोन किस अमीनो एसिड में रिच होते हैं? बेसिक अमीनो एसिड में हिस्टोन्स रिच होते हैं। बेसिक अमीनो एसिड का एग्जांपल क्या क्या है? लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टिडीन। बेसिक अमीनो एसिड का एग्जांपल क्या क्या है? लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टिडीन। अगर आप बोलोगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बेसिक अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल 8 नंबर का यही सब पूछा गया था। बेसिक अमीनो एसिड एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है बेसिक अमीनो एसिड का, और केमिस्ट्री में भी कॉमन है। बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड का आपका 3 एग्जाम्पल, लाइसिन, अर्जिनिन, लाइसिन, अर्जिनिन और एंड हिस्टिडीन। लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन तीनों बेसिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है। और हिस्टोन कैसे होते हैं? आपके बेसिक अमीनो एसिड में रिच होते हैं। और भी अगर आपको एग्जांपल देखना है, देखो सल्फर कॉन्टेनिंग अमीनो एसिड, मतलब जिसमें सल्फर होगा, तो सल्फर कॉन्टेनिंग अमीनो एसिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा सर? सल्फर, ये भी आया हुआ बहुत बार नीट में, सल्फर कॉन्टेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कॉन्टेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कॉन्टेनिंग अमीनो एसिड का एग्जांपल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका एग्जांपल क्या है? 2 एग्जांपल है, मिथियोनीन और सिस्टीन। मिथियोनीन एक और दूसरा सिस्टीन। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, बहुत बार पूछा गया है नीट में, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टिडीन, और आपका सल्फर कॉन्टेनिंग अमीनो एसिड मिथियोनीन और सिस्टीन। क्लियर यहां तक? अगले सवाल पे चलेंगे। If the length of DNA molecule is 1.1 meter, what will be the approximate number of base pair? बोल रहा अगर लेंथ ऑफ डीएनए 1.1 मीटर है, लेंथ ऑफ डीएनए 1.1 मीटर है, तो बताइए नंबर ऑफ बेस पेयर कितना होगा? कैलकुलेट करने का तरीका क्या है बच्चों? सबसे सिंपल तरीका इसका क्या है कैलकुलेट करने का, कि आपको अगर लेंथ ऑफ डीएनए पता करना है, अगर आपको लेंथ ऑफ डीएनए पता करना है, लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल्स टू, आप फॉर्मूला लगाओगे क्या? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर
टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर। मतलब क्या, टोटल जितना बेस पेयर है उसमें से दो बेस पेयर के दूरी को मल्टीप्लाई करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर, या फिर क्या बोल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू, पूरा लिख देता हूं मैं, टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर। दो बेस पेयर, लगातार दो बेस पेयर के दूरी को मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर। अब देखिए, अगर आप निकालिएगा ह्यूमन के अंदर तो ये कितना आएगा, ये अगर निकालोगे आप डाटा, अगर इसका आप निकालना चाहते हैं लेंथ ऑफ डीएनए, तो ये होता है पता कितना, 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर होता है डिप्लॉयड कंटेंट ह्यूमन डीएनए का, और इंटू 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। आपसे बोला क्या है हो कि जो लेंथ है डीएनए का कितना है, 1.1 मीटर है। वहीं पर तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे पता कितना आ जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻9 इंटू 0.34 इंटू 1 नैनोमीटर में कितना मीटर, देखो 1 नैनोमीटर में 10 कितना, -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर, 10 मीटर। क्या करेंगे, 0 पॉइंट, अब नैनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करोगे, मीटर में, इंटू 10⁻9 मीटर। 10⁻9 से 10⁹ कट गया, कैलकुलेट कीजिएगा तो 6.6 इंटू 6.6 इंटू 0.34 बचा ना, 6.6 इंटू 0.34, तो क्या हो जाएगा आपका 0.34 बच गया। ये कितना कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2.2 मीटर आएगा, 2.2 मीटर आएगा, 2.24 एग्जैक्टली आता है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, ध्यान देना, बोलता है ये जो आपका लेंथ है डीएनए का कितना है, 1.1 मीटर है। तो अगर डीएनए का लेंथ 1.1 मीटर है, मतलब ये दे दिया आपको क्या, देखो फिर से कर देता हूं इसको, लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए आपको दे दिए, लेंथ ऑफ डीएनए आपको दे दिए हैं, और बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ बेस पेयर पता करो, तो इनटू नंबर ऑफ बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर, इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर। डायरेक्टली देता हूं डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। अब आपको डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर तो जस्ट का तस वही रहेगा, कितना रहेगा डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, देख लो यहाँ कितना रहेगा डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, 0.34 नैनोमीटर। नंबर ऑफ बेस पेयर x मान लीजिए, x इंटू 0.34 नैनोमीटर। ये कितना दे रहा है आपको, 1.1 मीटर दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 1.1 मीटर दे रहे हैं। अब इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, इधर ले आओ, 1.1 मीटर अपॉन 0.34, 1 नैनोमीटर में कितना मीटर, 10⁻⁹ मीटर। इसको ऊपर ले जाइएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 1.1 ऊपर जाएगा इंटू 10⁹ अपॉन कितना, 0.34। कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, कैलकुलेट करने पर, ये कैलकुलेट करोगे आप कितना आ जाएगा, एक कैलकुलेट कीजिएगा कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा। 1.1 को अगर आप 0.34 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा बताओ, आ जाएगा आपका 3.3 इंटू 10⁹ बेस पे, और दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। क्यों, आप 10⁹ ऐसे ही 1.1 को 0.34 से मल्टीप्लाई करोगे 3.3 आ जाएगा, तो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पे। कितना अच्छा सवाल पूछा गया है, समझ रहे हो बात आप, और डायरेक्ट कुछ नहीं किया है, बस ये अपने को पता है कि होता कितना है, 2.2 मीटर होता है, ये सब डाटा पता है। बोला क्या आपसे कि डीएनए का जो लेंथ है वही 1.1 मीटर हो गया है, तो नंबर ऑफ बेस पेयर बताइए कितना हो जाएगा, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। क्लियर है बातें। कब पूछा गया जी, नीट 2022 के अंदर पूछा गया है। कब पूछा गया है, नीट 2022 के अंदर पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कहाँ गया, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। देखो
नीट 2022 में पूछा है। क्लियर है एकदम ये क्वेश्चन? क्लियर है बिल्कुल? अगले सवाल पर चलेंगे। क्लियर हो जाना चाहिए। लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल 1.1 मीटर दिया है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बेस पेयर? तो क्या करेंगे, लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर, उसी से कैलकुलेट कर लेंगे। कोई भी डाटा हो हम आंसर निकाल लेते हैं। अगला सवाल देखिएगा सर, क्या पूछते हैं आपसे। देखो ये भी आया हुआ क्वेश्चन, और ईयर मेंशन करना भूल गए। ये आया हुआ है आपका नीट 2018 के अंदर शायद एग्जैक्टली। कुछ देखिएगा, कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डोगमा। अब सेंट्रल डोगमा का फ्लो चार्ट आपसे बोल रहा है बताने के लिए, ठीक बात। एक क्वेश्चन ही मिसिंग है क्या? ये बात नहीं। सेंट्रल डोगमा का फ्लो चार्ट क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है बच्चों, एमआरएनए बनता है। एमआरएनए बोले तो मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो एमआरएनए से क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। अब डीएनए से अगर डीएनए बनेगा तो क्या बोलेंगे, डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो अपना ट्रांसक्रिप्ट बना रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए अपना ट्रांसक्रिप्ट बना रहा है, क्या बोल दिया, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो डीएनए से एमआरएनए बना, बोले ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बना, क्या बोले, ट्रांसलेशन। इसी को हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। इसी को हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी कौन दिए थे, आपका फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट दिए थे। कौन दिए थे, फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट दिए थे। आपसे वही पूछा है PQR। अच्छा जी, तो रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डोगमा। एक क्वेश्चन ही मिसिंग है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। पहले तो रिप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन, और फिर प्रोटीन। डी विल बी द आंसर। क्वेश्चन मिसिंग नहीं है। देखो इसी सीक्वेंस को पहले इसको क्या बोलोगे आप, डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए अपना रिप्लिका बना रहा है, तो डीएनए रिप्लिकेशन। इसको पी क्यू देना वो भूल गया, कोई बात नहीं। तो पी में आ गया क्या, डीएनए रिप्लिकेशन। ए क्या हो रहा है आपका, क्यू। ए क्या हो रहा है आपका, आर। और एस क्या है, प्रोटीन है। देख लो, ए क्या है, सॉरी पी क्या है आपका, डीएनए रिप्लिकेशन है। क्यू क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। और आर क्या है, ट्रांसलेशन है। एस क्या है, प्रोटीन है। कब पूछा गया है, नीट 2018 के अंदर। अगला सवाल देखना, if adenine makes 30% of the DNA molecule, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine? इन लोग ईयर लिखना भूल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी आपका पूछा गया है, कब पूछा गया है, नीट 2021 में पूछा गया। कोई बात नहीं, ईयर भूल गए वो मेंशन करना। कब पूछा गया है, नीट 2021 में पूछा गया। क्या बोलते हैं आपसे कि एडेनिन 30% है डीएनए का। एडेनिन 30% है डीएनए का। तो आपको तो पता है, अगर एडेनिन 30% है, अगर एडेनिन आपका 30% है, तो थाइमीन कितना होगा बच्चों, जितना एडेनिन होगा उतना ही क्या होगा, थाइमीन होगा। बोलता है इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो अगर एडेनिन 30% है तो थाइमीन भी कितना होगा, 30% होगा। ये 30 कितना हो गया आपका बताइए, 60%। दोनों जोड़ दो तो कितना हो गया, 60%। अब बचा कितना, 40%। 40% में जितना ग्वानिन होगा उतना ही क्या होगा, साइटोसिन होगा। चार गाफ रूल, समझ रहे हो बात। तो ग्वानिन कितना परसेंट होगा बताओ, ग्वानिन आपका होगा कितना, 20%। जितना ग्वानिन होगा उतना ही क्या होगा आपका, साइटोसिन होगा। तो साइटोसिन भी कितना हो जाएगा, 20%। आपको आंसर ढूंढना है तो देख लीजिए, एडेनिन 30%। मैं एक जगह पर इसको लिखता हूँ। एडेनिन कितना आना चाहिए आपका, एडेनिन कितना आना चाहिए बताओ, एडेनिन कितना है अपने पास। एडेनिन तो दे चुके आपको कि कितना है, 30% है, ठीक बात। थाइमीन भी कितना है आपका, 30% है, ठीक बात। एडेनिन 30% है, थाइमिन 30% है। ग्वानिन कितना है अपने पास, 20%। और साइटोसिन कितना है अपने पास, कितना है, 20%। जितना ग्वानिन उतना साइटोसिन। ग्वानिन 20% और साइटोसिन भी कितना, 20%। ग्वानिन 20% और साइटोसिन भी कितना, 20%। तो आंसर देखिएगा इसका,
एडेनिन 30% कहाँ लिखा है जी, एडेनिन 30%, तो थाइमिन भी 30%, एडेनिन 30%, एडेनिन 30%, थाइमिन भी 30%, थाइमिन 30%, ग्वेनिन 20%, तो ग्वेनिन भी 20%, साइटोसिन 20%, साइटोसिन भी 20%। डी विल बी द आंसर, डी विल बी द आंसर। क्लियर, एकदम क्लियर है बच्चों। तो यहां तक बात हो गया, आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल देखिएगा, नीट 2020 में पूछा गया है, कब पूछा गया है, नीट 2020 में। क्या बोलते हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट कौन सा सही, एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, बिल्कुल सही बात है। ये डीएनए का 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, एंटी पैरेलल होता है तो ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। एडेनिन हमेशा थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ग्वेनिन हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो एडेनिन जो है हमेशा थाइमिन से कितने बॉन्ड से जुड़ रहा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहा है, ठीक बात। और ग्वेनिन आपका बच्चों साइटोसिन से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। अब देख लीजिए, आप ऑप्शन पढ़िएगा, एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सही बात है जी, एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, ये तो सही है। आपसे करेक्ट ही पूछा है तो ये तो सही हो गया, यही आंसर हो गया। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं, एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एक गलत बात हो गया। ऑप्शन सी देखिएगा, एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी गलत बात। एडेनिन डज नॉट पेयर विद थाइमिन, बोलता है एडेनिन थाइमिन से पेयर ही नहीं करता है, ये भी गलत है। सही कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। कब पूछा गया है, नीट 2020 के अंदर। क्लियर है। अगर इसमें देखो, ये जो पूछा गया सवाल, इसमें अच्छा सवाल तब बनेगा जब आपसे इसका बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करवा ले। जैसे कि अगर एडेनिन जो है आपका थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, जितना बॉन्ड होगा उतना बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2। ग्वेनिन आपका साइटोसिन से कितने बॉन्ड से जुड़ा होगा, 3 बॉन्ड से, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। आपसे इसमें बॉन्ड लेंथ या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करवा सकता है, क्या करवा सकता है, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करवा सकता है। क्या होगा सर, देखो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है आपका, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड स्ट्रेंथ से। मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्लियर बात। और क्या सर, इसमें और एक देखो, आप कहाँ पर पढ़ते हो सर, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, बॉन्ड लेंथ से। इनवर्सली किससे प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड लेंथ से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली किससे प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड लेंथ से। क्लियर बात। अब देखिएगा ध्यान से, बॉन्ड ऑर्डर किससे प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी से बॉन्ड। अब इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो पूछेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, फर्स्ट का कि सेकंड का। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किससे ज्यादा हो जाएगा जी, सेकंड का ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट से। बॉन्ड एनर्जी भी सेकंड का ज्यादा हो, अरे 2 बॉन्ड है और 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगा, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगा उसका। बॉन्ड स्ट्रेंथ का बात करें, ज्यादा है ना, 3 बॉन्ड अगर है, अगर 3 बॉन्ड है, मान लो ये 2 बॉन्ड है, ठीक, और 1 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसी तरह से 1 बॉन्ड और होता ऊपर, तो 3 बॉन्ड है तो उसको तोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट है, तो उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, उस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगा, और उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है जी। बॉन्ड लेंथ आपसे अगर कंपेयर कराए तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ अगर पूछता आपसे तो फर्स्ट का ज्यादा हो जाता सेकंड से, फर्स्ट का ज्यादा होता सेकंड से। क्लियर, एकदम क्लियर है जी। अगला सवाल देखिए, if the distance between 2 numbers of base pairs of a DNA double helix in a typical mammalian cells is 6.6 into 10 to the power 9 base pair, then the length of DNA is approximately.
बोलता डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर ऑफ बेस पेयर कितना दिया है आपका, अच्छा ठीक ठीक 6.6 इंटू द डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन टिपिकल मैमेलियन सेल इज इतना, देन द लेंथ ऑफ डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई होना चाहिए था, एक टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर है, कोई बात नहीं। ये भी पूछा गया सवाल है कब आपका, नीट के अंदर, और वो भी आई थिंक पूछा गया है 20 में, नीट 2020 में। क्वेश्चन देखना भाई क्या पूछ रहा है आपसे, देखो पहले ही बोल चुके आपको, लेंथ ऑफ डीएनए कभी भी कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो क्या करोगे, लेंथ ऑफ डीएनए इक्वल टू फार्मूला क्या लगाना है, नंबर ऑफ बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर into distance between two consecutive base pair, distance between two consecutive base pair या फिर two base। अब आपसे पूछता है क्या कि 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर है अपने पास, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितना है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना होता है 0.34 नैनोमीटर, कितना आ जाएगा ये बताइए, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 0.34 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। कैलकुलेट करे हुए कितना आ जाएगा बताओ आप ही लोग, कैलकुलेट कीजिएगा इसको, कितना आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद बताइए, ये 10 टू द पावर -9 से 10 टू द पावर 9 कटा, कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा 6.6 इंटू 0.34 मीटर, कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 2.24 मीटर। एग्जैक्टली पूछा गया है, आंसर कितना दिया था डाटा एनसीईआरटी में 2.2 मीटर, 2.2 मीटर विल बी द आंसर, 2.2 मीटर विल बी द आंसर। क्या ये भी आया हुआ है, बोल दे रहा हूँ आपको, सब सवाल आया हुआ है सब, 2.2 मीटर विल बी द आंसर। कहाँ दिया 2.2 मीटर जी, क्लियर एकदम, 2.2 मीटर विल बी द आंसर। कुछ नहीं करना आपको, लेंथ ऑफ डीएनए कभी भी निकालने के लिए बोले टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर, आपको टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर को डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको लेंथ ऑफ डीएनए मिल जाएगा, क्लियर एकदम। हाँ जी अगला सवाल देख लो, प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए, बोल रहा है ऐसा प्यूरिन का नाम बताओ जो डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है, बताओ। प्यूरिन दो ही है अपना, प्यूरिन कौन कौन आता है प्यूरिन बेस में, प्यूरिन बेस में आपका आएगा क्या, प्यूरिन में आपका आता है एडेनिन और ग्वानिन, एक तो है एडेनिन, दूसरा क्या है बच्चों ग्वानिन है, एडेनिन है, दूसरा क्या है आपका ग्वानिन है। तो एडेनिन और ग्वानिन दोनों प्यूरिन है, बेस प्यूरिन बेस है। और पायरिमिडीन बेस का आपसे अगर एग्जांपल मैं पूछूं तो आपको पता है ना, मैंने ऑफलाइन क्लास में आपसे डिस्कस कर चुका हूं मैं, क्या कि पायरिमिडीन बेस, पायरिमिडीन बेस का एग्जांपल क्या है, पायरिमिडीन बेस का एग्जांपल है बच्चों क्या क्या आपका साइटोसिन, जो कि दोनों में होता है, डीएनए में भी और आरएनए में भी होगा, साइटोसिन यूरैसिल और थाइमिन, साइटोसिन यूरैसिल और थाइमिन, ये तीन एग्जांपल है, साइटोसिन यूरैसिल और थाइमिन। पूछा आपसे क्या है वो, प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए, आर प्यूरिन का नाम बोल रहा है, प्यूरिन पायरिमिडीन नहीं बोल रहा है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर, एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन, क्लियर बात, नीट 2019, तो एडेनिन एंड ग्वानिन विल बी द आंसर। पायरिमिडीन पूछता कि ऐसा पायरिमिडीन का नाम बताओ जो डीएनए में भी है और आरएनए में भी होता है, तो क्या आंसर चला जाता अपना साइटोसिन, क्या आंसर चला जाता साइटोसिन, क्लियर है बात। अगला सवाल देखिएगा, द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विथ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स दैट, क्या इंडिकेट करता है, ठीक बात, ऑप्शन पढ़िएगा, डीएनए रिप्लिकेशन इज अकरिंग, अच्छा जी ऐसा तो कोई बात नहीं है, कंडेंसेशन होता है ना, डीएनए से क्या बनता है आपका
डीएनए आपका क्या हुआ, कंडेंस हुआ, क्या बनेगा, क्रोमेटिन। तो देख लेंगे क्वेश्चन, द डीएनए इज कंडेंस इनटू क्रोमेटिन फाइबर। देखो एग्जैक्ट बात कुछ बोल दिया आपका, वही आंसर हो जाएगा नीट 2017। ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग, ना ना ना, ट्रांसक्रिप्शन अगर होगा तो डीएनए और खुलेगा, क्योंकि डीएनए से एमआरएनए बनाना है। द डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज, ये भी गलत बात, आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला सवाल देखो, द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, एग्जैक्ट लाइन है एनसीईआरटी का, बोलता अनइक्विवोकल प्रूफ, ये भी पूछा गया है, द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फ्रेड हर्सी एंड मार्था चेस। अल्फ्रेड हर्सी और मार्था चेस ने स्पष्ट कर दिया था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही अपना जेनेटिक मटेरियल। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलता फाइनल प्रूफ कौन दिया, डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है। आंसर क्या चला जाएगा बताओ, अल्फ्रेड हर्सी और मार्था चेस, अल्फ्रेड हर्सी और मार्था चेस। क्लियर बात। अगला सवाल देखिए, इन सी अर्किन डीएनए विच इज डबल स्टैंडर्ड 17% ऑफ द बेसिस वेयर शोन टू बी साइटोसिन, बोला 17% साइटोसिन है। The percentage of other 3 bases expected to be present in this DNA are 17% साइटोसिन है, तो ग्वानिन कितना परसेंट होगा, 17% होगा। तो निकाल लेंगे इसको भी जी, इसको भी निकाल लो। देखो अगर आपसे बोल रहा है क्या कि क्या दिया है आपको, सी आर के विच डबल 17% बेस क्या है, साइटोसिन है। तो 17% अगर साइटोसिन है, अगर 17 साइटोसिन का कितना परसेंटेज है, 17%, तो ग्वानिन भी कितना होगा बताइए आप लोग, ग्वानिन जितना होगा जितना साइटोसिन होगा उतना ग्वानिन होगा, तो ग्वानिन भी कितना हो जाएगा 17%। अब इस दोनों 17 कितना हो गया 34%, हुआ 34%, इसको 100 से माइनस कर दो कितना बचा 66%। तो जो आपका एडेनिन होगा वो क्या होगा, जितना एडेनिन होगा उतना ही क्या होगा, थायमीन होगा। तो एडेनिन जितना उतना ही थायमीन होगा, और आपका एक कितना दोनों हो जाएगा, आपका 66 का हाफ कर दो दोनों 33% हो जाएगा, 33% हो जाएगा। मतलब क्या यहाँ पर पता चलता है अपने को कि एडेनिन भी हो जाएगा कितना 33%, और थायमीन भी कितना हो जाएगा 33। जो देख लीजिए आंसर कहाँ दिया है आपका, ग्वानिन 17% होना चाहिए जी, हाँ जी। एडेनिन 13%, सॉरी 33%, और थायमिन कितना आया है अपना 33%। ये बिल्कुल आंसर, ये भी AIPMT का पूछा गया, मैं बता देता हूँ आपको, देखो 2015 में पूछा गया, दोबारा एग्जाम हुआ था इसीलिए कैंसिल लिखा हुआ है। अगला सवाल देखना बच्चों, द डायग्राम शोज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द जेनेटिक इंप्लीकेशन ऑफ डीएनए, फिल इन द ब्लैंक्स। अरे क्या पूछ रहा है, डीएनए से डीएनए बन रहा है तो क्या बोलेंगे, डीएनए रिप्लीकेशन। डीएनए से एमआरएनए बन रहा है तो क्या बोल, अरे ही जो मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाया था अभी वही तो आपको दिखा रहा है, डीएनए से अगर एमआरएनए बना तो क्या बोल दिए, ट्रांसक्रिप्शन बोले, है ना, ट्रांसक्रिप्ट बना रहा है अपना। एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, क्या बोलोगे आप, ट्रांसलेशन बोलोगे, बोलोगे ट्रांसलेशन। तो दिस इज क्या, दिस इज व्हाट, दिस इज, देखो अगर डीएनए अपना ही कॉपी बना ले तो क्या बोलते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए अपना ही रिप्लिका बना रहा है, अपना ही कॉपी बना रहा है, तो डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन अगर बनेगा तो क्या बोलोगे, ट्रांसलेशन। क्या बोलोगे, ट्रांसलेशन। क्या बोलोगे, ट्रांसलेशन। तो डीएनए से डीएनए, डीएनए रिप्लिकेशन। ए में क्या है आपका, ट्रांसक्रिप्शन, बी में क्या है आपका, ट्रांसलेशन। और कौन ये प्रपोज किया था, सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी, फ्रांसिस क्रिक। तो ए विल बी द आंसर, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। नीट 2013 के अंदर पूछा, क्लियर है एकदम, ए विल बी द आंसर। अगला सवाल देखिएगा जी, कर देखो सेम टू सेम सवाल रिपीट हुआ है क्या, या फिर वही सेम सवाल आ गया क्या, नहीं जी, अब देखो रिपीट हुआ है दोनों बात एक ही साल में। द फिगर गिवन एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ डीएनए, फिल द ब्लैंक ए बी एंड सी। अच्छा जी, ए बी एंड सी। ए क्या है, प्रपोज्ड कौन किए थे यहाँ पर बताओ, फ्रांसिस क्रिक साहब। फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था सेंट्रल डोगमा ऑफ
मोलिकुलर बायोलॉजी। ठीक, डीएनए से एमआरएनए बनता है, क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ए क्या हो जाएगा? फ्रांसिस क्रिक। बी क्या हो जाएगा? बी क्या है आपका? तो मैं ऐसे लिखता हूँ, ए है आपका क्रिक, साहब को ढूंढना। ए है क्रिक, फ्रांसिस क्रिक प्रपोज किए थे, उल्टा कर दिया सीक्वेंस को। बी में आपका क्या दे रहा है? एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, तो एमआरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। अच्छा, सी क्या है? डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। देख लीजिए, तो मिला लीजिएगा। ए फ्रांसिस क्रिक साहब आना चाहिए, बी आपका ट्रांसलेशन और सी ट्रांसक्रिप्शन। डी विल बी द आंसर। नीट 2013, नीट 2013 के अंदर पूछा गया। क्लियर है बातें? एकदम क्लियर है? क्लियर। अगला सवाल चलिए। व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड that give an appearance as a beads on a string in chromosome when view under electron microscope? देखो, जब न्यूक्लियोजोम को देखते हो तो कैसा दिखता है? जैसे मोती धागे में गुंदा हुआ हो, जैसे धागा जो है, धागे में मोती लगा हुआ हो, उसी को क्या बोलते हैं? बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। ये जो बात लिखा गया है एज इट इज, लाइन है भैया किसका? एनसीईआरटी का। बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग, तो बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर बीट्स की तरह क्या दिखता है आपका? हिस्टोन ऑक्टामर दिखता है, हिस्टोन ऑक्टामर दिखता है। और एक स्ट्रिंग की तरह क्या दिखेगा? डीएनए दिखेगा, आगे की तरह। क्लियर है बात? तो न्यूक्लियोजोम विल बी द आंसर। न्यूक्लियोजोम को जब आप देखोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, कैसा दिखेगा? जैसे धागे पर मोती लगा हो। क्लियर है बात? अगला सवाल देखना जी। द अनइक्विवोकल, देखो आगे लाइन एनसीईआरटी का लाइन है भैया। किसका लाइन है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में कॉपी पेस्ट लाइन है। द अनइक्विवोकल प्रूफ, मतलब इन्होंने स्पष्ट कर दिया, इसके बाद कोई शक नहीं रहा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। मतलब कि इसके बाद कोई साइंटिस्ट उस पर सवाल नहीं उठा सके। इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा। वही बात अनइक्विवोकल बोलते हैं, स्पष्ट करना। द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द स्टडीज ऑन, किस पे काम किए थे वो? वायरोइड्स, बैक्टीरियल वायरस। बैक्टीरियल वायरस पे आंसर हो जाएगा जी। किस पे काम किए थे? बैक्टीरियोफेज पर किए थे। ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करता है, ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करता है, क्या बोलते हैं उसको? बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या है? ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करे। वायरस that attack bacteria, virus that attack bacteria। ऐसा वायरस जो अटैक करे किसको? बैक्टीरिया को। वायरस that attack bacteria, वायरस that attack bacteria, वायरस that attack bacteria। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? बैक्टीरियोफाज बोलेंगे। कभी भी पूछा जा सकता है। बैक्टीरियोफाज ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है भैया? जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है इसका? जेनेटिक मटेरियल होता है आपका इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहां पर लिखा गया है बात? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट पेज में लिखा गया है, जहां पर आपको वायरस पढ़ाए हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है बात एकदम? अगला सवाल देखो जी। ट्रांसफॉर्मेशन बाय डिस्कवर्ड बाय, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कौन किए थे? फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब। आंसर क्या चला जाएगा? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। कब पूछा गया है? नीट 2014 के अंदर। अगला सवाल देखना। राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड। राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनता है? आपका न्यूक्लियोलस में बनता है। न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। कहाँ पे लिखा गया है बात? आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या है?
साइट है किसका, साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए, साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल, साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। क्लियर है जी, साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। अगला देखना, ए कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच्ड, a complex of ribosome attached to a single strand of RNA is known as, क्या बोल रहा है आपसे कि एक mRNA है, एक mRNA है, इस पे बहुत सारा राइबोसोम लगा हुआ है, इस पे बहुत सारा राइबोसोम लग गया है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं। मान लो ये 5 प्राइम इंड है और ये 3 प्राइम इंड है, मैसेंजर आरएनए है, 5 प्राइम इंड है और ये 3 प्राइम इंड है, इस पर बहुत सारा राइबोसोम लग गया एक mRNA पर, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीजोम बोलते हैं या फिर पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, पॉलीजोम बोलेंगे या फिर पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम बोलेंगे। तो पॉलीजोम या पॉलीजोम जो पॉलीराइबोसोम क्या है, सेवरल राइबोसोम अटैच्ड ऑन अ सिंगल mRNA, कहता हूं सेवरल, एक ही mRNA पर सेवरल राइबोसोम अटैच्ड ऑन सिंगल mRNA, सेवरल राइबोसोम अटैच्ड ऑन सिंगल mRNA, अटैच्ड ऑन सिंगल mRNA बोले तो मैसेंजर आरएनए, ऑन सिंगल मैसेंजर आरएनए, एक ही मैसेंजर आरएनए पर, एक मैसेंजर आरएनए है, उस पर बहुत सारा राइबोसोम लग गया, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम। क्लियर है, वही पूछा है आपसे कि आंसर हो जाएगा पॉलीजोम। नीट फेज 1 2016। अगला सवाल और लास्ट सवाल है, वही सवाल है, मेनी राइबोसोम में एसोसिएट विद सिंगल mRNA टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन, साइमल्टेनियसली सच स्ट्रिंग्स ऑफ राइबोसोम आर टर्म्ड एज, कहाँ है जी आपका पॉलीजोम। फिर से रिपीट करता हूं इस बात को मैं, क्या कि एक mRNA पर, एक mRNA पर अगर बहुत सारा राइबोसोम लग जाए, एक mRNA पर अगर बहुत सारा राइबोसोम लग जाए, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पॉलीजोम बोलते हैं या फिर पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। एक mRNA पर अगर बहुत सारा राइबोसोम, क्या है mRNA ही तो है, मैसेंजर आरएनए है, और ये जो आप दिख रहा है बर्गर के शेप का दिख रहा है, बर्गर शेप्ड क्या है, बर्गर शेप्ड राइबोसोम, बर्गर के शेप का है, बर्गर शेप्ड राइबोसोम। क्लियर है जी, बर्गर शेप्ड राइबोसोम। तो एक mRNA पर बहुत सारा राइबोसोम जब लग जाएगा, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम। बहुत बार आया है सवाल, क्योंकि एनसीईआरटी में ब्लैक लेटर में लिखा गया, पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम, पॉलीजोम बोलो इसे या पॉलीराइबोसोम, इसे पॉलीजोम बोलिए या फिर पॉलीराइबोसोम बोलिए। क्लियर यहाँ तक बात। तो आज का डिस्कशन आई थिंक यहीं पे खत्म होता है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे हम ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। आपको क्या करना है, तब तक रिवाइज करते रहना है किताब अपना एनसीईआरटी, और जहां तक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाए वहां का क्वेश्चन आज डिस्कस कर चुके हैं। अब ऑनलाइन क्लास में भी हम कंप्लीट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाएंगे। क्लियर यहाँ तक। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगले क्लास में। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू।